स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। सो स्टूडेंट्स, इन आवर लास्ट क्लास वी हैव डन द टॉपिक ऑफ कम्युनिकेशन बैंकिंग, जो हमने बिजनेस सर्विसेज में कवर अप करे। दीज ऑल आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस। वन मोर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज इंश्योरेंस। विदाउट इंश्योरेंस आपके बिजनेस का सक्सेसफुल होना या उनका प्रॉपर डिलीवर होना बिना किसी रिस्क के इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। इंश्योरेंस हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे हमारे बिजनेस में जितने भी गुड्स हैं उनकी सिक्योरिटी हो जाती है। अगर आप गुड्स को अगर आप वाटर के थ्रू ट्रांसफर कर रहे हैं, शिप्स के थ्रू, ठीक है, तो उसमें मरीन इंश्योरेंस हो जाता है। अदरवाइज लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर का भी इंश्योरेंस होता है, फायर इंश्योरेंस। देन वन इज एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। तो बच्चों, इंश्योरेंस में कुछ बेसिक टर्म्स है विच ऑल शुड नो, जिसमें फर्स्ट आती है बच्चों आपकी इंश्योरर। नाउ हु इज इंश्योरर? द पर्सन और द इंश्योरेंस कंपनी जो आपके गुड्स का लॉस हुआ है उसको कवर अप करे, उन्हें जो जितना भी हमारा लॉस है, हमारे लॉस को जो हमें पे ऑफ कर दे, दैट इज नोन एज इंश्योरर। देन इज द इंश्योर्ड। इंश्योर्ड क्या होता है? वो इंडिविजुअल या फर्म जिन्हें कंपनसेशन मिलता है, दैट इज द इंश्योर्ड हु गेट कंपनसेशन फॉर द लॉस। वो फर्म भी हो सकती है एंड वो इंडिविजुअल भी हो सकता है। देन इज द हैपनिंग ऑफ द इवेंट। अब बच्चों, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेने के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट बेसिक थिंग है वो क्या है? अगर कोई ट्रेजेडी नहीं होती, कोई मिस हैपनिंग नहीं होती, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, इन दैट केस हम इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम नहीं ले सकते। बिकॉज ये बेसिक रूल है कि इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेने के लिए उस इवेंट का हैपनिंग बहुत जरूरी है। लाइक आपने एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करवाया है तो एक्सीडेंट होगा तो इंश्योरेंस मिलेगा, ठीक है। लॉस बाय फायर का हुआ है, अगर आग लगेगी, इन दैट केस ओनली हमें अमाउंट रिसीव होगा। तो हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज इंटीग्रल पार्ट फॉर गेटिंग इंश्योरेंस। नेक्स्ट इज द प्रीमियम। अब बच्चों, प्रीमियम वो इंस्टॉलमेंट है, वो अमाउंट है जो कौन पे करता है? इंश्योर्ड पे करता है। कौन पे करता है ये अमाउंट? इंश्योर्ड पे करता है। किसको पे करता है? इंश्योरर को। अब ये ऑप्शन है आपके पास कि जो प्रीमियम है वो क्वार्टरली भी हो सकता है, वो हाफ ईयरली भी हो सकता है, एनुअली भी हो सकता है। मतलब मोड ऑफ पेमेंट क्या है वो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप प्रीमियम को किस टाइप से पे कर रहे हैं। तो ये कुछ बेसिक इसके फीचर्स हैं इंश्योरेंस में जो आपको क्लियर होने चाहिए। आफ्टर दैट अब जो मेन आता है इसके अंदर, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। जैसे बच्चों लाइक हम साइंस में पढ़ते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। मतलब देयर आर सम यूनिवर्सल लॉज जो सभी फॉलो करते हैं, जिन्हें हम एग्री करते हैं। सिमिलरली देयर आर सम बेसिक प्रिंसिपल्स विच वी नीड टू फॉलो। अगर इंश्योरेंस कंपनी से हमें क्लेम लेना है या जो इंश्योर्ड पर्सन है उसे लगता है कि मुझे लॉस कब कवर हो रहा है, मुझे कब कंपनी क्लेम देगी, फॉर दैट आई हैव टू फॉलो सम प्रिंसिपल्स। वो प्रिंसिपल्स क्या है? वन बाय वन मैं आपको वो प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन करती हूँ। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, इसमें फर्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, इसमें क्या आएगा बच्चों? जो भी पर्सन, जो भी इंश्योर्ड जो भी यहाँ पर पर्सन इंश्योरेंस करा रहा है, वेदर वो कोई फर्म है या वेदर वो कोई कंपनी है, तो उसे अपनी सारी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। दिस इज द बेसिक रूल कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन को हाइड नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? इंश्योर्ड। क्योंकि इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योर्ड एंड इंश्योरर। इट इज एन एग्रीमेंट, दो लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट हो रहा है जिसपे दोनों अग्री कर रहे हैं, दोनों टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप कुछ भी झूठ बोलकर जो अपने फैक्ट्स को हिडन करके पॉलिसी नहीं करा सकते। इसका एक एग्जाम्पल है, और एक एग्जाम्पल जो बेस्ट एग्जाम्पल है इसका, अगर एक पेशेंट जिसे हार्ट प्रॉब्लम है वो ये बात नहीं डिस्क्लोज कर रहा एंड वो इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है, एंड इफ इन केस ही गेट डाइड,
ठीक है, ड्यू टू हार्ट अटैक, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी, बिकॉज वाइल जिस टाइम आप कंडीशंस एक्सप्लेन कर रहे थे, आप जिस टाइम अपने सब कुछ डिस्क्लोज कर रहे थे इंफॉर्मेशन को, वी हैव नीड टू डिस्क्लोज कि आपको ये पहले ही बताना पड़ेगा कि हमें उस मतलब वो जो भी पर्सन है उसे हार्ट की प्रॉब्लम है। अगर आप पहले इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करेंगे तो उस केस में आपको वो जो प्रीमियम का अमाउंट है वो पे नहीं करेगा, क्योंकि आपने उनसे हाइड करा था। इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी क्योंकि आपने उनसे ये वाला फैक्ट जो है वो हिडन रखा। तो यहाँ पर आपको इसलिए झूठ नहीं बोलना है, आपको सब कुछ डिस्क्लोज करना है। उसके बाद जो है, अगर एक फैक्ट्री ओनर फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है, ये झूठ बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसने उसे ऑलरेडी वार्निंग दिया है कि जो वायरिंग है वो सब खराब हो रही है एंड ही नीड टू चेंज द वायर। जब आपको ऑलरेडी एक वार्निंग मिल चुकी है कि आप वायरिंग चेंज करवाइए, स्टिल आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे और आपने फायर इंश्योरेंस ले लिया, तो उस केस में कोई अगर वहां पर इलेक्ट्रिक मतलब कुछ शॉक या कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, तो सर्किट में अगर कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी विल रिफ्यूज टू पे कंपनसेशन बिकॉज इट्स फॉल्ट ऑन योर पार्ट। यू आर ऑलरेडी अवेयर विद दैट, जो भी उसकी ड्रॉबैक थी आपको उसे ठीक कराना चाहिए था। तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी बच्चों हमें क्लेम नहीं देगी, क्योंकि यहाँ पर हमने इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करा। तो बच्चों हमेशा एग्जाम्पल देने से आपके मार्क्स जो है वो इट विल बी बेटर। विद द एक्सप्लेनेशन आप दे रहे हैं, साथ में आप एग्जाम्पल भी कोट करिए। ये जो मैंने हार्ट पेशेंट वाला एग्जाम्पल बताया है या जो इलेक्ट्रिक वायरिंग वाला, बोथ आर वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर दिस। देन इज द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। यहाँ पर हमारे फीचर्स हुए थे, देन हमने स्टार्ट करे हैं यहाँ पर प्रिंसिपल्स। फर्स्ट हो गया अटमोस्ट गुड फेथ, नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो भी इंश्योर्ड है उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, वो जिस चीज का भी इंश्योरेंस करवा रहा है। इसका एग्जाम्पल क्या आएगा इसमें बेस्ट, एक पर्सन ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली अपनी स्पाउस के लिए या अपने बच्चों के लिए, पर वो इंश्योरेंस पॉलिसी जो है किसी स्ट्रेंजर के लिए नहीं लेगा, क्योंकि उसका उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, कुछ उसका वेलफेयर नहीं है। अपनी फैमिली के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेना इट्स क्वाइट नॉर्मल। इफ अ पर्सन हैज टेकन लोन अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ अ फैक्ट्री प्रेमिसेस, इसका एग्जांपल है, एक पर्सन ने क्या लिया लोन फैक्ट्री प्रेमिसेस के अगेंस्ट, तो लैंडर कैन टेक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ द फैक्ट्री अगर वो उसका ओनर नहीं भी है, क्योंकि उस पर्सन ने जो लोन लिया है वो फैक्ट्री प्रेमिसेस के अगेंस्ट में लिया है, तो लेंडर जो है वो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है उस फैक्ट्री के, जो भी उस फैक्ट्री का वो है, बिना ओनर होते हुए भी, क्योंकि उसका वहां पर इंटरेस्ट क्या है, वो फैक्ट्री उसने रेंट पे लिया है, रेंट पे लिया है, वो वहां काम कर रहा है, अगर वहां कोई ट्रेजेडी होती है तो उससे उसका लॉस होगा, तो इसलिए उसने वहां पर फायर इंश्योरेंस करवाया है कि वो ओनर नहीं भी है उस लैंड का, स्टिल उसने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, क्योंकि वो वहां पर उसने क्या करा है, लोन लिया उस फैक्ट्री की सिक्योरिटी के अगेंस्ट और वो वहां पर काम करेगा। देन इज द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। वन मोर इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस जो है इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि हम झूठ बोल के कुछ भी फ्रॉडुलेंट स्टेटमेंट दिखाकर इंश्योरेंस कंपनी से अमाउंट ले लें, दैट इज वेरी बैड। इट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। यहाँ पर आप बिन मतलब प्रॉफिट्स नहीं अर्न करोगे अंटिल अनलेस हमें कुछ लॉस नहीं होता, तब तक नो नीड टू अर्न एनी प्रॉफिट। तो इसमें क्या है कि एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन ने इंश्योरेंस कराया फैक्ट्री का अगेंस्ट फायर 2 लाख का, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों इसका। 2 लाख का इंश्योरेंस कराया अगेंस्ट फायर, अब ड्यू टू फायर ही सफर्ड ए लॉस ऑफ 1 लाख। अब इंश्योरेंस कंपनी जो है बच्चों उसको वो 1 लाख कंपनसेट करेगी, ना कि 2 लाख, बिकॉज उसने जो उसको लॉस हुआ है वो 1 लाख का हुआ है। आप ऐसे नहीं सोचेंगे हमने 2 लाख की पॉलिसी ली है तो 2 लाख मिल जाए, आपको लॉस 1 लाख का हुआ है तो हम 1 लाख का ही क्लेम कर सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी से, उससे ज्यादा नहीं। एंड जो पर्पज है इसमें इंश्योरेंस का वो क्या है, लॉस को कंपनसेट करना, नॉट कि आपको इसमें प्रॉफिट अर्न हो जाए। इंश्योरेंस कंपनी कंप्लीटली क्रॉस चेकिंग करेगी, पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी, आपको जितना लॉस हुआ है अकॉर्डिंगली वो पे करेगी। फाइन। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है बच्चों, अगेन वन मोर इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल इज
प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। अब ये प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन में क्या है मैं एक्सप्लेन करती हूँ। हमने 3 प्रिंसिपल्स करे। अटमोस्ट गुड फेथ में आप सारी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं। देन इज द हमने इंडेमनिटी का करा। नेक्स्ट इज द इंश्योरेबल का इंटरेस्ट होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन क्या है इसके अंदर, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अगर एक पर्सन ने मोर देन 1 इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है, मोर देन 1, तो उसे क्या होगा, उसे सभी जितने भी इंश्योरर्स हैं वो उसको अमाउंट ऑफ लॉस जो देंगे वो सेम देंगे एंड कंपनसेट फॉर द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस। अगर आपने मोर देन 1 पॉलिसी लिया है तो वी विल गेट द क्लेम फॉर एक्चुअल लॉस। एक्चुअल लॉस से ज्यादा का क्लेम आपको नहीं मिलेगा सबसे ही। फॉर एग्जाम्पल है इसमें एक पर्सन ने अपने हाउस का इंश्योरेंस करवाया अगेंस्ट फायर 1 लाख। इंश्योरर ए से 50,000, इंश्योरर बी से 75,000। दो हैं इंश्योरर ए, इंश्योरर बी। ए इज लाइबल टू पे 50 एंड बी इज लाइबल टू पे 25। वो इस केस में आपको बोल रहे हैं अगर आपका लॉस हो गया 75,000 का, तो इस केस में क्या होगा, ए को 50 देने होंगे एंड बी को 25। अब आप सोचेंगे कि ए से हम ज्यादा लें या बी से ज्यादा लें, तो ऐसा नहीं होता। इसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है, सम एश्योर्ड अपॉन टोटल सम इंश्योर्ड, टोटल सम इंश्योर्ड इनटू में एक्चुअल लॉस। ए से जो कराया वो कराया हमने 50,000 का एंड जो बी से कराया 1 लाख का, ए से कराया 1 लाख का कराया ए से और बी से कराया 50 का। ओके, ए से कराया हमने 1 लाख का एंड बी से कराया 50 का। नाउ ए का जो सम एश्योर्ड है वो है 1 लाख एंड टोटल सम इंश्योर्ड 1 लाख प्लस 50 इज 1,50,000 एंड एक्चुअल लॉस हुआ है हमारा कितने का हुआ है, क्वेश्चन में मेंशन है 75,000 का। तो ये आ गया 50,000। ए पे करेगा 50, देन सम एश्योर्ड है बी से लिया है इंश्योरेंस 50 का कराया है, टोटल सम इंश्योर्ड इज 1,50,000 एंड लॉस इज 75। 25,000 क्लेम देगा बी एंड 50 क्लेम देगा ए। इस टाइप से कंट्रीब्यूशन में हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि पर्टिकुलर इंश्योरर से आपने कितना लिया है एंड टोटल सम इंश्योर्ड कितना है, ठीक है, इनटू में एक्चुअल लॉस। देन इज द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। अब ये सब्रोगेशन प्रिंसिपल का रूल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन ये कहता है कि कंपनसेशन देने के बाद, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन कि जितना भी कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी दे रही है आफ्टर पेइंग कंपनसेशन, इंश्योरेंस कंपनी जो है, इंश्योरर जो है, इट स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ इंश्योर्ड। इसका एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ जिससे आपको ये प्रिंसिपल बच्चों क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल एक पर्सन ने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली, ठीक है। अब क्या हुआ, उसे लॉस हुआ उसको बच्चों 1 लाख का, ठीक है, और इसके लिए उसको कंपनसेशन मिल गया इंश्योरेंस कंपनी से। 1 लाख का लॉस हुआ एंड इंश्योरेंस कंपनी ने पे कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, जितना भी उसमें से अनबर्न मटेरियल है, जो भी वहां रिमेनिंग रह गया, उस पर राइट किसका होगा बच्चों, इंश्योरेंस कंपनी का, ना कि इंश्योर्ड का, क्योंकि उसको ऑलरेडी क्लेम मिल चुका है। अगर 1 लाख का लॉस हुआ है, कंपनी ने उसे 1 लाख का क्लेम दिया, 1 लाख का क्लेम मिलने के बाद जो रिमेनिंग वहां पर अनबर्न पार्ट है, वो उस हाफ बर्न गुड्स है, अनबर्न है, व्हाटएवर जो भी है, उस पर जो राइट है वो इंश्योरेंस कंपनी का होगा, क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनी उसे ऑलरेडी क्लेम पे कर चुकी है। तो जो भी लेफ्ट ओवर है दैट विल बी अंडरटेकन बाय द इंश्योरेंस कंपनी। देन नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। नाउ व्हाट इज कॉजा प्रॉक्सिमा? इसका मतलब ये है कि जब हम इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी विल पे क्लेम ओनली व्हेन
कि जब उन्हें लगता है उसका रीजन वही है जिस वजह से आपने इंश्योरेंस लिया। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन ने मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी ली। अब मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी में उसने क्या कहा, मरीन का मतलब क्या, वाटर का के थ्रू अगर कोई भी लॉस होता है, गुड्स जा रहे हैं थ्रू शिप के, तो वाटर का लॉस अगर कुछ भी होगा तो उसे पे करेंगे। अब व्हीट बैग्स जा रहे थे, रैट ने उन्हें स्पॉइल करा, तो उसे कंपनसेशन क्यों नहीं मिला, क्योंकि जो मैरीन इंश्योरेंस पॉलिसी थी वो सी पैरल, सी डेंजर की वजह से थी कि अगर कोई सी एनिमल खराब करता है, अगर सी पानी में कुछ दिक्कत आती है थ्रू, मतलब जब वो वाटर के थ्रू जा रहा है, उसका क्लेम था, ना कि ये अगर रैट्स ने उन्हें खा लिया है तो इसमें इंश्योरेंस कंपनी कुछ नहीं कर सकती, उसका कोई रोल नहीं है। अगर रैट ने शिप में होल कर दिया और पानी अंदर आ गया, व्हीट बैग स्पॉइल हो गए, तो कंपनसेशन मिलेगा, क्योंकि जो रैट्स हैं उन्होंने शिप में, बोट में होल करा है, एंड पानी में जो प्रॉब्लम होने की वजह से मिलेगा तभी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। सॉरी। तो बच्चों, हमारा कॉज प्रॉपर होना चाहिए इफ यू वांट टू गेट इंश्योरेंस फ्रॉम द कंपनी। हमारा रीजन जेन्युइन होना चाहिए, ऐसा नहीं है हम इलॉजिकल रीजन देकर इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ले सकते हैं। मैरीन का इंश्योरेंस कराया है, कोई सी एनिमल से डेंजर है, उसके थ्रू जो लिया, शिप में कुछ प्रॉब्लम आती है, रैट्स अगर आपके व्हीट बैग्स को खा रहे हैं, उसका मैरीन से कुछ भी लेना देना नहीं है, उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। देन इज द प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। दिस इज द लास्ट प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मिटिगेशन ऑफ लॉस? According to this principle, insured must take care of the property or subject matter of insurance in the same way as he take care without taking insurance policy. किसी भी पर्सन को मतलब अपने अकॉर्डिंग एफर्ट्स करने चाहिए कि वो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम नहीं ले until unless जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन ने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली अपने घर के लिए, जब आग लगी तो उसे वो सभी स्टेप्स लेने चाहिए उस आग को बुझाने के लिए, सो दैट कि आपको इंश्योरेंस कंपनी से सारा अमाउंट क्लेम नहीं करना पड़े। उनको उस लॉस को मिनिमाइज करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि इंश्योरेंस कंपनी हमें पूरा अमाउंट देगी, सो देयर इज नो नीड हम इस आग को क्यों बुझाएं। वी शुड ऑलवेज बी कोऑपरेटिव, हमें पूरा कोऑपरेट करना चाहिए कि इंश्योरेंस कंपनी से फुल क्लेम हम ना लें। मिटिगेशन ऑफ लॉस मतलब लॉस ना हो, उसको कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए वी नीड टू टेक ऑल द स्टेप्स सो दैट ऐसा नहीं हो। तो बच्चों, दीज आर सम प्रिंसिपल्स, जिसमें सभी टाइप की केस स्टडीज डिस्कस करी हैं, इसमें सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर अप हो रहे हैं। एंड कोई भी टेस्ट हो, कोई भी एग्जाम हो, ऑल दीज प्रिंसिपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो होप सो बच्चों, आप सबको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। Still you are having any doubt, please ask in comment section. Thank you.